नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से कितना डरते हैं या असली मुद्दों से वो कितना घबराते हैं, इसका एक और सबूत आज सामने आया। आप जानते हैं कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और इस मौके पर जैसा कि हमेशा मोदी जी करते हैं, वो संसद में जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हैं। तो आज भी उन्होंने अपने मन की बात पत्रकारों के सामने की और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे दावे किए। 2047 की बात की कि जब 100 साल जब भारत की आजादी के होंगे तब तक भारत कितना विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन इसके साथ साथ रॉ में वो एक बात और बोल गए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं 10 सालों में कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, कोई किसी कोने से, विदेश के किसी कोने से कोई शरारत नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी ने किस लिए ये बात कही ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको हम उसका विश्लेषण यही कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल जो पिछले लगातार, चाहे हिंडनबर्ग मामला आया, चाहे पेगासस की रिपोर्ट आई, चाहे किसान आंदोलन को लेकर विदेशों में जो आवाज उठी, चाहे मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह विदेश में मोदी सरकार की आलोचना हुई, ये सारी बातें मोदी को काफी चुभती रही और वो इन मुद्दों पर जवाब देने से हमेशा बचते आए हैं। ये बात भी हमने देखी है और इन मुद्दों को वो हमेशा ये कहते आए हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है उनके खिलाफ, भारत के खिलाफ। तो यहाँ नरेंद्र मोदी ने इस बार शायद यही बताने की कोशिश की कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और अभी तक एक भी ऐसा कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भी ऐसी कोई चिंगारी भड़कती है विदेश के किसी कोने में और शरारत कोई करता है तो उसको यहाँ हवा देने वाले लोग भी हैं। तो हवा देने वाले लोगों से उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ है, ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि मोदी ने तो नहीं, लेकिन लोजपा के एक सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने जरूर ये कह दिया कि राहुल गांधी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा है। तो इसका मतलब है कि जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी से डरता है, मोदी खुद राहुल गांधी से डर रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा डर तो इस बात का लगता है कि राहुल गांधी जो सच बोल देते हैं, जिस तरह से वो मुद्दों को उठाकर सामने रख देते हैं और उसका जवाब मोदी जी से मांगते हैं और मोदी जी जवाब देना नहीं चाहते, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और मुद्दों का सामना करने का उनका डर भी है। तो राहुल गांधी से किस तरह से डर गए हैं मोदी और बजट सत्र में किस तरह से उन्होंने खुद ही खोल दी है अपनी पोल, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे और इसके अलावा दूसरे मुद्दे भी रहेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो आज सुबह उन्होंने संसद में जाने से पहले पत्रकारों के सामने दिया। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, उसको एक बार सुन लेते हैं। तो आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं उनको इस बात की राहत है कि किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं भड़की। हालांकि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का ध्यान ट्रंप के उस बयान पर नहीं गया जिसमें वो साफ साफ धमका रहे हैं कि ब्रिक्स देश अगर वो डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को अपनाते हैं तो फिर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से खुद को बाहर समझे। ये सीधे धमकी आई है ट्रंप की तरफ से। या तो नरेंद्र मोदी ने उस धमकी को सुना नहीं, समझा नहीं, या कि फिर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर विदेशी धरती की बात है तो अमेरिका विदेश ही है और वहां से अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी आई है साफ तौर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये सीधे सीधे
एक हमला ही है ब्रिक्स देशों की अपनी स्वतंत्रता पर, अपने फैसले लेने के, उनके जो उनकी स्वतंत्रता है उस पर ट्रंप अपनी मनमर्जी थोप रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उस बात को आसानी से इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं उन पर निशाना साधने का ये मौका नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ा। हालांकि अब ये देखना है कि क्या इस तरह का जो बयान नरेंद्र मोदी ने दिया है, क्या यह उन पर ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब कांग्रेस के लोग, विपक्ष के दूसरे नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि जब 10 सालों से आप ये देख रहे हैं कि कोई विदेशी शरारत हो रही है, तो आप इस दौरान क्या कर रहे थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी किस तरह फंस गए हैं अपने ही बयान में, कैसे उनका डर सामने आ गया है, इस पर ही आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, ये जो विदेशी शरारत वाली बात है, ये पहली बार नहीं हुई है। अभी पिछले सत्र में सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इस मुद्दे को बल्कि सदन के भीतर उठाया था। और अभी जो मैं जिक्र कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जिस धमकी का, उसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि ब्रिक्स देश अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, देखिए यहाँ लिखते हैं कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक हम ये देखते रहे हैं, लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। ब्रिक्स देश इस बात को सुनिश्चित करें कि न तो वे कोई नई मुद्रा बनाएंगे और न ही अमेरिकी डॉलर के बजाय किसी और मुद्रा का समर्थन करेंगे। अगर इस बात को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें बेहतरीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का अब ये जो भाषा है, इसको धमकी के अलावा तो मेरा ख्याल है और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सीधे ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर किसी और उसके बारे में सोचे ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं दिखा। और जिस सुधांशु त्रिवेदी के जिस बयान का मैं जिक्र कर रही थी, उसको भी हम देख लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी पिछले सत्र में शून्यकाल में ये कहा कि मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में क्या ये महत संयोग है कि जब भी संसद सत्र शुरू होता है ऐसी रिपोर्ट आ जाती है। भारतीय किसानों पर रिपोर्ट 3 फरवरी 2021 को आई थी और बजट सत्र 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। पेगासस रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आई और मॉनसून सत्र 19 जुलाई 2021 को शुरू हुआ। उसके बाद फिर बजट सेशन 24 जनवरी 2023 को शुरू हुआ और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन रिपोर्ट भी आती है। ये सुधांशु त्रिवेदी का बयान संसद के भीतर, और उन्होंने ये भी कहा था कि 10 मई 2024 को कोरोना वैक्सीन पर एक रिपोर्ट तब आई थी जब लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर था। और ये पहली बार नहीं है, अगस्त 2024 में भी सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही आरोप, फिर से यही सारे आरोप लगाए थे। तो मोदी जी कह रहे हैं 10 सालों से लगातार ये हो रहा है, सुधांशु त्रिवेदी 3 सालों से। लेकिन जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी उनने उन मुद्दों का कभी कोई तार्किक जवाब दिया या देने की कोशिश की? अगर वो देते तो शायद मुद्दा उठाने वालों को जवाब मिल जाता। यहाँ मोदी जवाब नहीं दे रहे, वो इसको विदेशी शरारत कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि चिंगारी भड़काने की कोशिश की जाती। तो मोदी यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं? देखिए, मोदी जी जो बताना चाहते हैं वो प्रकारांतर से ये है कि वे किसी काम के नहीं, वे देश के प्रधानमंत्री होकर भी इतने नकारा हैं कि उनको पता है 10 साल से साजिश रची जा रही। उनके संज्ञान में है कि विदेश में बैठकर कुछ लोग भारत को, उनकी नजर में भारत को, क्योंकि वे तो अपने आप को भारत मानते हैं, सरकार माने भारत मानते हैं, देश मानते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश नहीं होता, देश देश होता है। लेकिन उनके पास सारी जानकारी है, पुख्ता प्रमाण है कि 10 साल से विदेश में बैठकर लोग चिंगारी भड़काना चाहते हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइमिंग भी वे नोट किए हुए हैं, हर सत्र से पहले ऐसा होता है। मेरा तो बड़ा विनम्र और सीधा सवाल ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री को सारी जानकारियां, षड्यंत्रों की जानकारी है, तो षड्यंत्र रच कौन रहा है उनके नाम भी सामने लाकर रख। विदेश में बैठकर लोग काम कर रहे हैं, उनके तो कोई नाम होंगे ना, कोई तो नाम होंगे, कोई संस्था होगी। आप अकेले हिंडनबर्ग को यह कहकर खारिज नहीं कर सकते कि उसने सत्र से पहले आरोप लगाया था इसलिए साजिश है, इसलिए वो चिंगारी है। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री जानते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उन्हें नामजद करके एनआईए भेजकर, रॉ के जरिए
सीबीआई, ईडी, एनआईए सबको लगाकर उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें और विदेशों से पकड़ कर ले आए। और अगर देश के भीतर बैठे लोग भी देश को अस्थिर करने में शामिल हैं, कोई साजिश रच रहे हैं, बेशक उसका नाम राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अगर देश का प्रधानमंत्री ये जानता है कि लोग देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, देश को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चिंगारी भड़का रहे हैं, तो उन्हें नामजद करके जेल क्यों नहीं भेजते? बिहार में इतनी जगह बाकी है, देश विदेश से पकड़ कर ले आइए, सबको ठूस दीजिए जेल में। हम इस कार्रवाई का समर्थन करें क्योंकि देश सर्वोपरि। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू यह है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ऐसी कोई साजिश की जानकारी उनके पास नहीं है। वे सिर्फ अपने अंधभक्तों, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक टूल किट दे रहे हैं, एक पका पकाया मसाला दे रहे हैं। आज कुछ घंटों बाद उनके बोलने के बाद जारी हो गया होगा, अब तो चल ही रहा होगा सोशल मीडिया पर कि देखिए हर सत्र से पहले देश को अस्थिर करने के लिए, चिंगारी भड़काने के लिए, चिंगारी लगाने के लिए साजिश होती है और इस बार नहीं हुई। पहली बात तो ये, इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार तो आप और कमजोर प्रधानमंत्री। इससे पहले तो आप बड़े भारी बहुमत वाले प्रधानमंत्री थे, अब तो 240 सीटों वाले हैं। तो ऐसा कुछ नया तो नहीं हो गया कि आप चिंगारी नहीं भड़का रहे हैं वे लोग। असल बात यह है कि जब जब सत्र से पहले वे सवाल उठाए गए, चाहे विदेशों में बैठी पत्रकार संस्थाएं हो, पत्रकारी संस्थाएं हो, कंसोर्टियम हो, हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां हो, या कोई इंडिपेंडेंट शोधकर्ता हो, अगर किसी ने जांच परख करके, पड़ताल करके, शोध करके कोई आरोप लगाया है कि सेबी ने ये गड़बड़ की है, कंपनियां विदेशों में इस तरह से ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा इधर से उधर हो रहा है, हवाला हो रहा है, तो उनकी जांच करने में क्या दिक्कत है भारत सरकार? हिंडनबर्ग ने जो भी आरोप लगाए, पेगासस को लेकर आरोप हो, राफेल विमानों की खरीद को लेकर आरोप हो, आप उन आरोपों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि वे आरोप देश से बाहर से किसी ने लगाए या उनकी टाइमिंग सत्र से पहले, तो कोई बात नहीं हुई। विदेशों से लगाए गए आरोपों पर तो यहां सरकारें चली गई। स्वीडन के एक रेडियो ने बोफोर्स के घोटाले को लेकर एक छोटा सा समाचार सुनाया था, बताया था दुनिया में। उसके ऊपर तो राजीव गांधी दुनिया से चले गए, उनके माथे पर वो आरोप लगा ही रहा कि बोफोर्स की डील में घोटाला हुआ था, रिश्वतखोरी हुई। तो आज अगर विदेशी कोई संस्था भारत में हो रही किसी वित्तीय अनियमितता को लेकर आरोप लगाती तो जांच क्यों नहीं होती? अडानी को लेकर अमेरिका की अदालत में मुकदमा था, लंबी जांच पड़ताल के बाद, वर्षों जांच करने के बाद वहां पर केस रजिस्टर हुआ है। आज तारीख में अडानी अमेरिका जा नहीं सकते। तो इन आरोपों की जांच करने की बजाय ये कह देना कि विदेश में बैठकर लोग साजिश रच रहे हैं, असल में अपनी नाकामी को स्वीकार करना। जी सर। जी, और प्रियंका गांधी ने भी इस बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ और बोलने के लिए है नहीं, अब कुछ तो उनको बोलना है, काम वो करते नहीं तो वो जाहिर है ऐसा ही बोलेंगे। प्रियंका गांधी का जो बयान है उसको सुनते हैं और उसके साथ साथ ये भी सुन लेते हैं कि लोजपा सांसद वो किस तरह से इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश उन्होंने की है। पहले सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि वो पिछला सेशन आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने चर्चा ही नहीं की, तो कुछ तो बोलना है उनको। और जो लोजपा सांसद की जो बात मैं कर रही हूँ उनका भी बयान सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी पर ही मतलब उन्होंने निशाना जो साधा है, और हालांकि किस आधार पर वो बोल रहे हैं ये आधार उन्होंने नहीं बताया, बस राहुल गांधी का नाम उनको लेना है क्योंकि उनको मोदी जी की भक्ति करना है, या चिराग पासवान हनुमान है तो उन्हीं की तरह से उनको भी अपना वफादारी दिखानी है। सुन लेते हैं लोजपा सांसद का बयान।
नहीं तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही। जिस तरीके से हर बार बजट के पहले राहुल गांधी जी विदेश जाने वक्त भी और जब विदेश से आते तब भी जिस तरीके के भारत की छवि को विश्व स्तर पर रखने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सुखद है कि इस बार ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक तो नहीं किया है। तो ये बोल रहे हैं कि सुखद है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी जो बातें शुरू से करते आए हैं वो अब भी लगातार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने वंचित समाज दशा और दिशा के उसमें अपने भाषण में सीधे सीधे बताया कि कैसे सरकार जो है वो वंचितों का, दलितों का हक मार रही है। तो अब इसमें भी वो जॉर्ज सोरोस को जोड़ सकते हैं। मतलब बीजेपी का तो मनगढ़ंत कहानियां बनाने में उस्ताद है, वो कुछ भी कर सकती है। और एक दूसरी बात जो मोदी जी के लिए कही जा सकती है कि जैसे वो शक का इलाज जो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। अगर मोदी जी को ये शक है कि लगातार कोई साजिश हो रही है तो या तो वो अपने शक का इलाज कराएं या वो खुद करें और देखें कि कहां से कहां कोई साजिश हो रही है और उसका वो पता लगाएं। उनके हाथ में सारी ताकत है, सारी संस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो था राकेश जी मेरा, जो पिछला सत्र जिसके बारे में प्रियंका गांधी ने कहा, हमने देखा कि किस तरह बर्बाद हो गया पूरा। अभी ये बजट सत्र शुरू हुआ है, जाहिर है इसमें आज निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसके बाद कल बजट है और उसमें लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका से ये जो धमकी आई है, क्यों मोदी को ये नहीं दिख रहा कि ट्रंप जो है उन्होंने भी तो ये भारत के खिलाफ, उनके शब्दों में कहूं तो शरारत ही है। ब्रिक्स का अहम देश, मतलब वो सदस्य है भारत, और ये कहना कि आप अपनी ना मुद्रा बना सकते हैं ना आप कोई दूसरी मुद्रा ले सकते हैं, आपको काम करना है तो केवल डॉलर पे ही करना होगा। इस दादागिरी को क्यों मोदी शरारत नहीं बोल रहे, क्यों ये नहीं बोल रहे कि ये भारत के खिलाफ, उनके अपने खिलाफ कोई तैयारी चल रही है। देखिए, ट्रंप पर बाद में आएंगे, पहले प्रियंका और ये जो लोजपा के सांसद थे इनके बयान की मीमांसा करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा? सत्र पिछला जो गया था पूरे देश ने देखा था, कितने बिजनेस आवर्स, कितना काम होता है, कितने घंटे संसद में काम होता है। खुद प्रधानमंत्री सदन में कितने समय रहते हैं, कब वे विपक्ष की बातों को, आरोपों को या जिज्ञासाओं को सुनते हैं। असल में पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली में नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। वे उस प्रणाली पर उतना ही भरोसा रखते हैं कि उसके जरिए चुनकर प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है, न देश के प्रति, न जनता के, मतदाता के, न विपक्ष के और न संसद के प्रति। वे सिर्फ अपना अभिभाषण देने आते हैं, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना होगा तो दे देंगे, वो भी बिना सुने। अपने कक्ष में बैठे रहते हैं, सदन में आकर नहीं सुनते। प्रियंका गांधी ने कहा कि और इसके अलावा उनके पास असली मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं जी। ये एक तरह का एक आलाप है। आप अकेले एक तरफा बोलते हैं, सामने मीडिया अपने माइक लगाकर सुन लेता है। ठीक है, वो प्रक्रिया भी है। सदन के दरवाजे पर जो होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रधानमंत्री अपनी बात कर। लेकिन पिछले 10.5 सालों में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अगर प्रधानमंत्री पत्रकार वार्ता करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि अगर इन साजिशों की जानकारी आपके पास है तो आपकी सरकार ने 10 साल में क्या किया। एक FIR की कॉपी दिखा दीजिए कि दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में, संसद मार्ग थाने में या फला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है चिंगारी भड़काने का और XYZ के खिलाफ हुआ है। अब आते हैं लोजपा सांसद के बयान पर। वे तो सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। असल संकट ही राहुल गांधी है। मोदी, शाह और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी बने हुए। इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विदेश जाते हैं, फिर वहां से लौट कर आते हैं, विदेश में बदनाम करते हैं। सत्र शुरू होने से पहले आरोप आ जाते हैं। विदेश में अगर देश को बदनाम करने का प्रश्न है तो शायद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना अपमान देश का किया है विदेशी भूमि पर, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। कम से कम किसी प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं किया। एक भी अवसर नहीं गिना सकते आप। वे विदेश में जाकर कहते हैं पता नहीं कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म लेना पड़ा, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। कितने सारे उनके ऐसे बयान कि लोग 2014 से पहले भारत में जन्म लेने पर कोसते थे खुद को। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री। ये सब देश का अपमान है। मैं फिर दोहराता हूं, अगर लोजपा सांसद को ये पता है कि विदेश में जाकर
राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है, तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें। उनकी मूल मंशा भी यही है कि ये इन प्रकार राहुल गांधी को सदन से बाहर रखा गया। पिछली बार एक दूसरे मामले में उन्हें सजा करवा कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, अब फिर वैसी कोशिशें चल रही जी। विदेशी नागरिक होने की बात करने लगते हैं कि राहुल गांधी तो इंग्लैंड के नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता का आरोप लगाकर उनका चुनाव रद्द कराने की कोशिश चल रही है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से अगर इस तरह लड़ेंगे तो उन्हें कोई फायदा होगा। अब ये देश भी जानता और समझता है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक नहीं है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास नहीं कर रहे, सब समझते हैं इस बात। अब उस प्रश्न पर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को कब लाल लाल आंखें दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है, और ऐसा वे कभी नहीं कर पाए। उन्हें राष्ट्रपति के शपथ समारोह में बुलाए, उन्हें राष्ट्रपति के शपथ समारोह में आमंत्रित भी नहीं किया गया। क्या फर्क पड़ा? अब ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कोई निवेदन विनती नहीं है, न सूचना है, वो चेतावनी है और धमकी है। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के देशों के साथ गलबैयां करते हैं, उठते बैठते हैं, फिर सम्मेलन होगा फिर जाएंगे। और ब्रिक्स में तो रूस और बाकी के देश डॉलर की महत्ता को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उसके समानांतर अपनी मुद्रा खड़ी करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारोबार डॉलर की बजाय अपने ब्रिक्स की मुद्रा में करना चाहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को इसका जवाब दे सकेंगे? क्या वे इस बयान के खिलाफ कोई बयान दे सकेंगे? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ऐसा कोई बयान देगी? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होने वाला। तो असल में प्रधानमंत्री को सरकार को जिन मोर्चों पर, जिन विदेशी मोर्चों पर लड़ना चाहिए वहां लड़ नहीं रहे हैं। देश में मौजूद लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियों, उनके खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि ये विदेशी ताकतों से मिले हुए। अपने पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं? श्रीलंका हमारे मछुआरों को पकड़ कर ले जाता है, फायरिंग हो रही। आप सिर्फ नाखुशी जाहिर कर कर बैठ जाते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सब हमसे छिटक चुके हैं। तो असली साजिश वो हो रही है, असली चिंता वो है कि चीन क्या कर रहा है। चीन ने कहां कहां कॉलोनियां बना ली है, बस्तियां बना ली, नामकरण कर दिए हैं बस्तियों के। उसे छोड़कर घरेलू मोर्चे पर अपने ही देश के नेताओं को देश का दुश्मन साबित करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक साजिश है कि देश का प्रधानमंत्री देश में स्थिरता लाना चाहता है। एक पूरे के पूरे विपक्ष और विपक्ष के नेता को देशद्रोही साबित करने पर चले। कल को जनता के भीतर किसी तबके में, किसी समूह में, किसी व्यक्ति में वैसा ही दुर्भाव पैदा हो गया जैसा आजादी के पहले गांधी जी के खिलाफ था और उनकी हत्या हो गई थी, तो क्या होगा? मतलब देश का मुखिया बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के विपक्ष को, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने में तुला है। इसके खतरे महसूस नहीं कर रहा प्रधानमंत्री। इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी? जी सर। बीजेपी के नेता ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उनकी बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं और गरिमा वाला पद है, लेकिन प्रधानमंत्री उस गरिमा को लगातार गिराते जा रहे हैं और उस पर कोई रोक भी नहीं लग रही है। तो खैर, प्रधानमंत्री मोदी कब समझेंगे? सत्ता का 11वां साल चल रहा है और कब उनको ये लगेगा कि हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका केवल राहुल गांधी से मुकाबला नहीं है, उनके सामने पूरी दुनिया है जिसके सामने उनको साबित करना है कि वो भारत को कहां ले जाने में सक्षम हैं। ये चीज उनके सामने बड़ी टास्क है जिस पर उनका ध्यान फिलहाल नहीं है। आज संसद के बाहर एक बड़ा दिलचस्प वीडियो भी सामने आया। हालांकि वो गांधी परिवार का वीडियो है और उसमें उन तीनों की आपस की बातचीत है, लेकिन उसमें सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ कहा और
राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की साड़ी पर कुछ कहा। एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं। वो पत्रकारों से मुखातिब नहीं है, वो आपस में बात कर रहे हैं। उस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। False promise. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you. I want to tell you. नाइस साड़ी प्रियंका, नाइस साड़ी। दादी जब आगे लोग दिखने को नहीं जाते। वो तो नाइस साड़ी का है, दादी तो मम्मी। What's that? Venus son of chicken pox. Really? कांग्रेस पार्टी के 3 सांसद, गांधी परिवार के 3 सदस्य, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों से बीजेपी बहुत ज्यादा डरती है। हम देख रहे हैं वो आराम से अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों का पूरा ध्यान, पूरे कैमरे उन्हीं की तरफ है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। मोदी शायद इसी बात से बहुत घबराते हैं। उनको भीड़ जुटानी पड़ती है, इन लोगों के पास भीड़ अपने आप जुट जाती है। और राहुल गांधी ने जो पहले वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, और सोनिया गांधी ने जो कहा कि वो बड़े मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही थी, पुअर थिंग, उन्होंने ये कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे शायद वो ये बयान दे रही हैं कि उन्होंने कुछ खास वो नहीं बोल पाई, और उनपे एक बेचारगी का भाव जो उन्होंने जताया। और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की साड़ी पर जो कहा, तो उन्होंने कहा कि दादी की साड़ी है। इंदिरा गांधी को भी, ये सब लोग मतलब जिन नामों से मोदी डरते हैं, बीजेपी घबराती है, आरएसएस एकदम खौफ खाती है, उन नामों का जिक्र आज संसद के बाहर हुआ। राहुल गांधी पर हमले का जिक्र आपने किया है कि क्यों लोजपा सांसद राजेश वर्मा बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ तथ्य नहीं है, पर बोलना जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो सोनिया गांधी का कहना है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का भी कहना था कि वो केवल एक लिख कर दे दिया और वो आपको पढ़ना है, उनके भाषण में कोई दम नहीं था। और उन्होंने जिसमें कुछ वही मोदी की जो बातें हैं, हमेशा उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल और तिगुनी शक्ति से काम हो रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने दावा किया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना पूरी हो चुकी है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। ये ऐसे इस तरह के दावे उन्होंने किए। राकेश जी, जो राष्ट्रपति का भाषण था, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है, हिमसागर एक्सप्रेस, जिस पर श्याम बेनेगल ने यात्रा सीरियल भी उन्होंने बनाया था, वो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक ही चलती थी। मतलब देश पहले भी रेल लाइन से जुड़ा हुआ था, और अभी अगर मोदी के कार्यकाल में वो आगे तक जुड़ रहा है और आगे तक रेल लाइन बिछ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। इस पर ये उनका काम है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन वो उसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि देश में अभी ही सब कुछ हुआ है और पहले कुछ नहीं हुआ था, क्या ये अपने ही पुरखों, अपने ही मतलब ये विरासत के साथ धोखा नहीं है, या लोगों को गुमराह करना नहीं है कि पहले कुछ नहीं था और अब हमने ही सब किया है? क्या एकदम से उन्होंने 7वीं 8वीं मंजिल सब बना ली बिना नींव के? देखिए, पहले इस दिलचस्प तस्वीर और बातचीत पर बात करते हैं जी। ये दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में अनूठा इतिहास होगा। एक परिवार के 3 लोग एक साथ देश की संसद में है, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा। माँ, बेटा और बेटी। जब प्रियंका गांधी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रही थी, वायनाड से चुनाव जीतकर आई, तब टीवी लाइव पर हमारा एक स्पेशल शो हमने लगाया था। ये ऐसा पहली बार है कि एक परिवार के 3 सदस्य इस रूप में साथ हैं। पति पत्नी, भाई बहन और निकट रिश्तेदार तो कई रहे हैं, इस संसद में भी रहे हैं, लेकिन माँ, बेटा और बेटी एक साथ हों, ऐसा पहली बार। ये भी पहली बार है कि किसी एक परिवार की 10वीं 11वीं पीढ़ी देश की संसद में है। मोतीलाल नेहरू आजादी से पहले सेंट्रल असेंबली के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। पंडित नेहरू का एक परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री रहे, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों लोग बात कर रहे थे, अनौपचारिक बातचीत, माँ बेटे के बीच में बात हो रही थी, राहुल गांधी ने कहा कि बोरिंग, जो हम सुन पाए। प्रियंका सोनिया जी ने कहा कि पुअर था। तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये तकनीकी साधारण पक्ष है, हमारे दर्शक जानते ही होंगे, फिर भी हम दोहराएंगे। राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई अभिभाषण नहीं पढ़ता। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का अभिभाषण होता है,
केंद्रीय गृह मंत्रालय, सरकार खुद उसे तैयार करती है, लिखकर भेजा जाता है। राष्ट्रपति को किसी बिंदु पर असहमति हो, सहमति हो, कुछ फेरबदल कराना हो तो मामूली फेरबदल वो करवा सकते हैं। अन्यथा भारत का राष्ट्रपति, सरकार, कैबिनेट, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा लिखे गए, प्रस्तुत किए गए भाषण को पढ़ने के लिए बाध्य है और भाषण इसी तरह पढ़ा जाता है। मेरी सरकार ने ये किया। राज्यपाल भी ऐसे ही राज्यों में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति केंद्र। तो राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, मेरी सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कर दिया, वो दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कहा है। इसको ऐसा मान लेते हैं कि मई 2014 में ही सृष्टि का सृजन हुआ है, सूरज और चंद्रमा उसके बाद ही आए हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। लेकिन मेरी सरकार कहते समय राष्ट्रपति ये तो नहीं बता सकती थी कि इनमें से इस परियोजना में कब किसका शिलान्यास यूपीए की सरकार में हुआ था, कांग्रेस की सरकारों में हुआ, कितना काम पहले हो गया था, कितना अब हुआ है। क्योंकि सरकार ने लिखा है तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से नहीं बता सकते, लेकिन हम बता सकते हैं। जैसे महू में अंबेडकर स्मारक पर जब 27 तारीख को कार्यक्रम था, शिवराज सिंह ने दावा कर दिया कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे स्मारक पर जरूर जाएं और देखें कि ये स्मारक बीजेपी ने बनाया। दिग्विजय सिंह ने तुरंत पलटवार किया और उन्होंने गिना दिया कि इस स्मारक का मूल निर्णय विचार अर्जुन सिंह के समय का है। उसके बाद इसकी स्वीकृति मोतीलाल वोरा के समय में हुई। संयोग से बीच में एक बार बीजेपी की सरकार आ गई, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, उनके समय इसका शिलान्यास हुआ। उसके बाद वो सरकार भंग हो गई, बर्खास्त हो गई, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में इसका पूरा निर्माण हुआ। तो इस तरह के जो दावे बीजेपी या मोदी शाह करते हैं, उनकी सरकार करती है, वो थोड़ी देर में ही उनका शीराजा बिखर जाता है, उनकी सच्चाई देश के सामने आ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो दावे हैं, उन दावों की हकीकत हम सब लोग जानते हैं और उसके बावजूद उसे कसौटी पर कसना हम लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। वो बताए कल देश को कि इनमें से इतने काम पहले हो चुके थे, इनका शिलान्यास निर्माण यूपीए की सरकारों में हुआ था, उद्घाटन इन्होंने कर दिया, हरी झंडी ये दिखा रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सबको करना चाहिए, सब सरकारें करती रही हैं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में कुछ नहीं था। तो आज हम नेहरू के कार्यकाल को, शास्त्री जी के कार्यकाल को या अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को खारिज नहीं कर सकते कि उनकी सरकारों में कुछ नहीं था। हम आज की सरकार को भी खारिज नहीं कर। विकास की सतत प्रक्रिया में उसकी अपनी भूमिका है, उसका अपना योगदान है, वो कर रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो सरकार, जो पार्टी इस देश को दुनिया की 5वीं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करती है, उसके बारे में, उसके आर्थिक विकास के बारे में अभी स्विट्जरलैंड की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह होने के कगार पर है। वो किसी भी तरह से उस पैमाने को नहीं छू पाएगी जिसका दावा किया जा रहा है। 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा बेहद खराब है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने जो दावे किए हैं, उनकी पड़ताल आने वाले कल में होती रहेगी, सरकार से सवाल पूछे जाते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि, और एक अंतिम बात जोड़ देते हैं, प्रियंका गांधी ने अपनी दादी का जिक्र किया, उनकी साड़ी का जिक्र किया। हम लोग जानते हैं कि पहले सोनिया गांधी और अब प्रियंका गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की साड़ियां, उनके कपड़े लगातार पहनते रहे। ये एक विरासत है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये उनका निजी मामला है, परिवार का मामला है। लेकिन देश के सामने बार बार ये बात आती है कि एक ऐसा परिवार जिसके 2 लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उसकी वर्तमान पीढ़ी पर बीजेपी या मोदी शाह देशद्रोही होने का आरोप लगाए, देश के खिलाफ विदेशी ताकतों से मिले होने का आरोप लगाए, तो ये दुर्भाग्य है। जी, और आज मोदी ने यही करने की कोशिश भी की और जिसको राजेश वर्मा ने मुखर होकर कह दिया कि राहुल गांधी का नाम उन्होंने ले लिया। खैर, जो टीएमसी सांसद है कीर्ति आजाद, उन्होंने भी आज के इस संसद सत्र, मतलब बजट की जो शुरुआत हो रही है उस पर और इसके साथ साथ महाकुंभ को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उसको सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। और बीजेपी जो ये सोचती है कि केवल गांधी परिवार या
केवल कांग्रेस जो है वही उसके खिलाफ खड़ी और बाकी सब जो है वो बीजेपी के साथ हैं, तो ये उनका मुगालता भी इस बयान को सुनकर दूर हो जाएगा। सुन लेते हैं कीर्ति आजाद। पिछले 11 सालों से खाली झूठ बोल रही है सरकार। जब उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के, तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि डॉलर को ठीक करूंगा, रोजगार हर साल 2 करोड़ दूंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, डीजल पेट्रोल के दाम आधे करूंगा। सब बेकार बातें, झूठी बातें बीजेपी की। ये आरएसएस वाले शुरू से झूठ बोलते रहे, उन्हीं के चेले हैं बीजेपी वाले। इनका काम ही यही है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं करो। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई महंगाई पे रोक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है, 30% उस पर टैक्स लग गया तो 6 लाख रुपए चला गया, यानी कि 3.5 महीने की सैलरी चली गई उसकी, साल की 4 महीने की चली गई, ठीक है, तो बची 8 महीना। उसके बाद 18% जीएसटी है, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वर्चुअल टैक्स है, खाने पीने का सामान, आटा, चावल, दही, घी, अचार, सब पर टैक्स, तो बचा क्या 50%। तो 20 लाख का आदमी के हाथ में बचता है 7 या 8 लाख रुपया। ये तो सरकार है। इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हम तो कुछ नहीं रखते। केवल हिंदू मुसलमान, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, भैंस उठा के ले जाएगा। क्या ये भाषा अच्छी लगती है? देश में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, हिंदू मुसलमान है, करते रहो, उसी को जीतते रहो। हिटलर क्या करता था? सुबह एक रेडियो पे झूठ बोलता था, शाम तक झूठ चलता था, लोग समझते थे यही सच है। क्या हुआ महाकुंभ में? लोग मर गए। आस्था का पर्व 144 साल के बाद अवसर आया डुबकी मारने का, और ये राजनीति करते रहे वहां। इन्होंने आस्था को राजनीति बना दिया। ये राजनीति आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है, शुरू से कर रही है। मुझे समझने में देर हो गई। राकेश जी, कीर्ति आजाद के इस बयान पर क्या कहेंगे? उन्होंने महाकुंभ पर बात खत्म की, लेकिन शुरुआत जो की महंगाई से की और हिटलर को भी वो बीच में ले आए। क्या कहेंगे? पूरी तरह से यानी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को अपने निशाने पर लिया है। मैं पहले उनके अंतिम वाक्य से शुरू करूंगा, जिसमें कीर्ति ने कहा कि मुझसे समझने में देर हो गई। जी। तो देर आए दुरुस्त है। वे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इसलिए कह रहे हैं मुझे समझने में देर हो गई। स्वाभाविक तौर पर इस देश के लोगों को समझने में देर लग रही। जितने सवाल कीर्ति आजाद ने उठाए हैं, क्या ये सारे सवाल देश के सवाल नहीं? क्या देश के आम लोगों को, आम जनता को इन सवालों से रोज रूबरू नहीं होना पड़ता? क्या इस देश के लोग भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले क्या कहा था? पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 रुपए 40 रुपए होने वाली थी। दिल्ली के चुनाव में अपने नसीब का हवाला दे रहे थे नरेंद्र मोदी। अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन और जाने कितने ट्रिलियन बनाने वाले थे। हम तो समझते ही नहीं ट्रिलियन क्या होता है। तो कीर्ति आजाद ने जितने सवाल पूछे हैं, अगर ये सारे सवाल इस देश के लोगों के मानस में आ जाए, लोगों के मन में आ जाए और सवाल पूछना शुरू कर दें, लोग सवाल पूछने लगे कुंभ में इतने लोग कैसे और क्यों मरे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? 1954 के कुंभ के हादसे के लिए तो पंडित नेहरू जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन 2025 में जो हादसा हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। कीर्ति आजाद ने सही कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह कीर्ति को समझने में देर लगी, वैसे ही इस देश को समझने में थोड़ी देर लग रही है। लेकिन भरोसा है ये देश समझेगा जरूर। देर से भले आएगा, दुरुस्त जरूर आएगा। जी, और जो कीर्ति आजाद ने महाकुंभ की बात की, उन्होंने कहा आस्था पर को राजनीति का विषय बना दिया, और इस बारे में भी 2 बयान आए हैं। एक है बीएल वर्मा जो राज्य मंत्री हैं उनका, और दूसरा रवि किशन जो सांसद हैं। दोनों के बयान सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग बीजेपी की गलती नहीं मान रहे या सरकार या प्रशासन की गलती नहीं मान रहे, वो इसके लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ कहा है दोनों ने, एक एक करके दोनों के बयान सुन लेते हैं। आखिरी में मिसमैनेजमेंट हुआ और डेथ रोल जो है कम बताए गए। मैंने कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक महाकुंभ जो देश ही नहीं दुनिया ने बहुत प्रशंसा करने का काम किया है, और उसमें नेगेटिव चीजों को लेकर के बात उठाना और इस सब का करना, ये मुझे लगता है कि इस घटनाओं पर राजनीति करना ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। जी सर, थैंक यू।
के बाद जिस तरह से ऑल पार्टी मीट हुई और एलिगेशन लगाया गया, आंकड़ों को लेकर बात की गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावस्या दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं, कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे हैं 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है और अच्छी बात नहीं है, और इससे जनता को और श्रद्धालुओं को खास बहुत दुख पहुंचाया जा रहा है, इस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है। सर, अब तो ये सीधे सीधे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ये कहना कि विपक्ष इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ हो, यानी बिल्कुल एक वो जो बागेश्वर धाम के जो बाबा, उनका जो बयान हो तो बहुत ही खराब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं आ रहा वो देश विरोधी है। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। इस तरह के उनके घटिया बयान आ रहे हैं। और अब ये रवि किशन कह रहे हैं कि ये तो हिंदू जागा है इतने साल बाद। मतलब जैसे वही जो मैंने पहले भी कहा था कि महाकुंभ में पहले भी लोग जाते थे, ये बता रहे हैं कि अभी ही जा रहे हैं सब लोग, और हिंदुओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं, विपक्ष पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है इलाहाबाद का, जिसमें मस्जिद के एक इमाम साहब है, वो लोगों को जो इतने श्रद्धालु हैं उनको पानी दे रहे हैं और अपने मस्जिद में रुकने के लिए उनको जगह दे रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई तो उन्होंने भी वहां पर मदद की है। ये सारे दृश्य जो आ रहे हैं ये असली भारत है। और ये जो लोग बता रहे हैं कि विपक्ष जो है वो इंतजार में था, या इतना बड़ा महाकुंभ है जिसकी चर्चा विदेशों में है लेकिन इनको केवल नेगेटिव चीजें दिख रही हैं। मतलब कोई किसी के हादसे पर सवाल उठाए, मरने पर सवाल उठाए तो जवाब नहीं देना है क्या? सीधे सीधे यही समझ में आता है इस बारे में। देखिए, ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी स्मृति बड़ी क्षीण है, बहुत कमजोर है इनकी याददाश्त। 2013 में इलाहाबाद जंक्शन पर घटना हुई थी, 36 लोग मारे गए। तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने आसमान सर पर उठा दिया। और वो गलत नहीं था। जब आप विपक्ष में हो या पत्रकार हो तो सत्ता की व्यवस्था की खामियों पर सवाल पूछना नेगेटिविटी नहीं है। ये फर्ज है पत्रकारों का और विपक्ष का कि अगर कोई घटना हुई है तो सवाल पूछें, जिम्मेदारी तय हो। रवि किशन का ये कहना विपक्ष तो इंतजार कर रहा था ऐसे हादसे की, असल में ये अपने बारे में बता रहे। यही लोग हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं, यही लोग हैं जो इस तरह के हादसों पर राजनीति करते हैं। एक छोटी सी घटना याद दिला देते हैं। बंगाल के चुनाव से पहले कोलकाता में ओवरब्रिज गिर गया जी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये ईश्वर का संदेश है ममता बनर्जी के खिलाफ। अगर एक पुल का ढहना वहां की सत्ताधारी पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेश है, ये कहना राजनीति नहीं थी, तो आज की तारीख में इतने लोग मरे हैं, उस पर सवाल पूछना राजनीति क्यों हो गई? और अब अभी अगर कोई विपक्ष का नेता ये कह दे कि ईश्वर का संदेश है मोदी और योगी के खिलाफ इतने लोगों का मरना, तब क्या होगा? तो राजनीति में जितनी स्तरहीनता बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ला रखी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस स्तर तक जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा विपक्ष को। और कीर्ति आजाद ने सही गिनाया, मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र और सारी चीजें गिनाई, वही उनका स्तर है हिंदू मुसलमान। इससे ज्यादा स्तर की राजनीति की कल्पना इन लोगों से नहीं की जा सकती। कुंभ में जो घटना हुई उसकी नाकामी पर जवाब न देना पड़े इसलिए पर्दादारी की जा रही है, हकीकत छुपाई जा रही है। मृतकों के आंकड़े आज तक इस सरकार ने नहीं बताए। मुख्यमंत्री 18 घंटे तक ये कबूल करने को तैयार नहीं थे कि कुछ लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ जो भगदड़ हुई झूसी की तरफ, उसकी जानकारी तो बाद में आई है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो क्या इनके बारे में फैसला करें, क्योंकि बहुत अति हो गई है। बिल्कुल अति हो चुकी है। और जो सरकार ये बता सकती है कि आज कितने लोगों ने, कितने लाख लोगों ने डुबकी लगाई, वो ये क्यों नहीं बता सकती कि कितने लोग जो हैं हताहत हुए? इनकी जानकारी नहीं दे पा रही है, यानी पर्दादारी है और वो उसको बरकरार रखना चाहती है।
चाहे वो योगी की बात करें या मोदी की। और ये जो पर्दादारी है और ये जो जवाबदेही से बचने का तरीका है, ये केवल इसलिए क्योंकि इनको डर लगता है कि हम जवाब देंगे तो और फंसेंगे, क्योंकि इनके पास सही जवाब या संतोषजनक जवाब देने की ये स्थिति में नहीं है। इसीलिए मोदी कह रहे हैं कि विदेशी शरारत का जिक्र कर दिया कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए और इस पर राहुल गांधी को घेरने की शुरुआत जो हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी अब आगे और क्या कुछ बोलेंगे। दिल्ली चुनाव भी है और बजट सत्र में भी जैसा पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हम अंबेडकर के अपमान का मामला भी उठाएंगे, हम मणिपुर की बात भी करेंगे और हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो बीजेपी की भी अपनी एक जो रक्षात्मक रणनीति है उसका आज एक उसकी झलक जो है मोदी ने दिखा दी है। आगे आगे और वो क्या करेंगे और ये सत्र जो है क्या रिजल्ट देकर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए